जब चांद अंधेरे में डूबता है, डर जाग उठता है। एक्लिप्स ऑफ हॉरर। कुछ कहानियां सुनने के बाद इंसान भूतों से नहीं डरता, वह यादों से डरने लगता है, अपनी आंखों पर शक करने लगता है। और आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। कल मेरे शो पर एक आदमी आया था और उसने जो कहानी सुनाई, उसे सुनने के बाद देर रात तक मेरे कमरे की बत्ती बुझाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कहा, कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनमें इंसान पहले रोता है और फिर डरना शुरू करता है। ये कहानी इलाहाबाद के पास एक पुराने कब्रिस्तान की है, जहां आसमान हमेशा थोड़ा और धूसर लगता था, हवा थोड़ी और ठंडी, और मिट्टी में एक अजीब सी नमी रहती थी। उस दिन भी ताजा खोदी गई कब्र की मिट्टी भारी थी, इतनी भारी कि जैसे उसने आसपास की सारी आवाजों को निगल लिया हो। इलियास और सारा कब्र नंबर 402 के पास खड़े थे। उनकी उंगलियों में गीली मिट्टी चिपकी हुई थी, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने कांपते हाथों से अपने 7 साल के बेटे टोबी की कब्र पर पहली मिट्टी डाली थी। अंतिम रस्म बहुत छोटी थी, बस वे दोनों, कब्रिस्तान का बूढ़ा पादरी और ऊपर झुका हुआ दबाव बनाता हुआ सलेटी आसमान। उनका बच्चा 3 दिन पहले एक तेज, लगभग खामोश बुखार में चला गया था। ऐसा बुखार जो रात में चढ़ा, सुबह तक बदन तोड़ता रहा और अगली सुबह तक उसकी छोटी सी देह को बिस्तर पर बर्फ जैसा ठंडा छोड़ गया। घर में तब से दवाइयों, मोमबत्तियों और मुरझाए फूलों की मिलीजुली गंध अटकी हुई थी। सारा की सांसें टूट टूट कर निकल रही थीं। उसने बहुत धीमे, कांपते स्वर में कहा, एलियास, यहां बहुत ज्यादा सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी भी सांस रोके खड़ी हो। एलियास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी अपनी आंखें भी अंदर से खोखली पड़ चुकी थीं। उसने कहा, अब उसे शांति मिल गई है, अब उसे कोई दर्द नहीं होगा। दोनों वहीं देर तक खड़े रहे। दूर कब्रिस्तान के मजदूर अपनी जगह बदलते दिखाई दे रहे थे। कहीं बहुत दूर फावड़े की एक लयबद्ध, सुस्त सी आवाज गूंज रही थी। उसके अलावा पूरा कब्रिस्तान ऐसी चुप्पी में डूबा था जो कानों पर वजन डालती है। पेड़ों की सूखी शाखाएं भी जैसे हवा में हिलने से डर रही थीं। तभी हवा के साथ एक बहुत पतली सी आवाज आई, इतनी हल्की कि पहले लगा जैसे किसी सूखे पत्ते ने सरक कर आवाज की हो। मॉम, डैड। सारा का पूरा शरीर एक झटके से जम गया। उसकी धड़कन पसलियों से टकराने लगी, जैसे पिंजरे में बंद कोई पागल चिड़िया फड़फड़ा रही हो। एलियास ने बहुत धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा। उसके चेहरे का बचा खुचा रंग भी उतर गया। कब्रिस्तान के लोहे के फाटक के पास, करीब 30 फीट दूर, एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, पीली रेनकोट पहने हुए। वही रेनकोट जो टोबी 1 महीने पहले खो चुका था। उसका चेहरा बहुत हल्का, लगभग मरा मरा सा सफेद था, लेकिन आंखें बिल्कुल जीवित थीं, चमकती हुई। और उसके हाथ में उसका पुराना, घिसा हुआ टेडी बेयर दबा था। सारा के होंठों से मुश्किल से एक फुसफुसाहट निकली, टोबी। वह एक साथ प्रार्थना भी थी और अभिशाप भी। लड़का धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगा। कंकड़ वाली पगडंडी पर उसके जूतों की किरकिराहट इस गहरे सन्नाटे में असहनीय रूप से साफ सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे पर उलझन थी, वही छोटी सी सिकुड़न जो उसकी भौहों के बीच पड़ती थी जब उसे कोई जोड़ घटाना समझ नहीं आता था। वह ताजा बनी कब्र से
कुछ कदम पहले आकर रुक गया। नीचे फूलों को देखा, फिर उस पत्थर को जिस पर उसका अपना नाम खुदा हुआ था। उसने सिर टेढ़ा किया और पूछा, आप लोग रो क्यों रहे हो और ये चुभने वाले काले कपड़े क्यों पहने हैं? मैं तो बगीचे में उठा था, घर पर कोई नहीं था, तो मैं यहां चला आया। सारा के पैरों से जैसे जान निकल गई। वह घुटनों के बल मिट्टी पर गिर पड़ी। कांपते हाथों से उसने उसके चेहरे को छुआ और उसी पल उसकी सांस रुकती सी महसूस हुई। वह चेहरा गर्म था, उस पर जीवन की गर्मी थी। उसके होंठों से हल्की सांस निकल रही थी। उसका शरीर ठोस था, कोई सपना नहीं, कोई धुंध नहीं, कोई छाया नहीं। वह सचमुच वहां था। अगले ही पल सारा ने उसे अपनी बाहों में इतनी जोर से भींच लिया जैसे अगर उसने पकड़ ढीली की तो वह फिर गायब हो जाएगा। उसकी रुलाई फूट पड़ी, लेकिन उस रुलाई में सिर्फ खुशी नहीं थी, उसमें ऐसी दहशत भी मिली हुई थी जो इंसान को भीतर से फाड़ देती है। इलियास भी आगे बढ़ा। उसके हाथ इतने जोर से कांप रहे थे कि वह मुश्किल से अपने बेटे के कंधों को छू पाया। उसकी उंगलियां जैसे खुद यकीन नहीं कर पा रही थीं कि वे क्या महसूस कर रही हैं। चमत्कार, डॉक्टरों की गलती, बुखार के बाद की कोई अजीब हालत या फिर कोई पागल कर देने वाला सपना। दिमाग ने एक ही पल में दर्जनों वजहें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे पहला झटका थोड़ा बैठा, इलियास की नजर धीरे धीरे वापस उस कब्र की ओर गई, ताजा ढेर की गई मिट्टी की ओर, उस पत्थर की ओर जिस पर अभी अभी उसके बेटे का नाम लिखा गया था। और तभी उसके भीतर एक और याद उठी, इतनी ठंडी कि उसकी रीढ़ में सुई उतर गई। उसे याद आया ताबूत में रखे उस छोटे से शरीर का वजन। याद आया कैसे उन्होंने खुद अपने बेटे को अंतिम बार कपड़े पहनाए थे। याद आया दर्शन के समय उस चेहरे की निश्चलता, त्वचा की वह ठंडी मोम जैसी चुप्पी। याद आई घर में भरी लिली के फूलों और सड़न की हल्की, बीमार कर देने वाली मिली जुली गंध। उसे याद आया कि जो कुछ उन्होंने देखा था वह सपना नहीं था। फिर वे तीनों, एक जीवित बच्चा और दो ऐसे माँ बाप जिन्होंने अभी कुछ ही देर पहले उसी बच्चे को मिट्टी के नीचे छोड़ दिया था, उसी कब्र के सामने खड़े थे। इलियास की नजर पास के पेड़ से टिके फावड़े पर गई, फिर वापस मिट्टी पर, और तभी उसे लगा जैसे पैरों के नीचे से कोई आवाज आ रही हो, बहुत धीमी, बहुत दबाई हुई, लेकिन साफ, खर्र खर्र खर्र, जैसे किसी के नाखून या उंगलियां लकड़ी या ढक्कन पर लय में रगड़ खा रही हों। मिट्टी के 6 फुट नीचे से आती हुई, दबी हुई, घुटी हुई, मगर जिंदा। सारा ने भी सिर उठाया, शायद उसने भी वही सुना था। टोबी अब उनकी बाहों से अलग होकर कब्र को देख रहा था। उसकी छोटी उंगलियां टेडी बेयर को कसकर पकड़े हुए थीं। हवा अचानक और ठंडी हो गई। कब्रिस्तान के पीछे लगे देवदार के पेड़ों में एक लंबी, कर्कश सरसराहट हुई, और उस एक पल में जब ऊपर धूसर आसमान स्थिर था, नीचे गीली मिट्टी भारी थी, और उनके सामने उनका सांस लेता बेटा खड़ा था। इलियास के मन में वह सवाल पूरी शक्ल लेकर उठ खड़ा हुआ, जिसे कोई भी माँ बाप कभी नहीं पूछना चाहेंगे। अगर टोबी यहीं उनके सामने खड़ा है, ठंडी हवा में सांस ले रहा है, उसकी हथेलियां गर्म हैं,
उसकी आंखें जिंदा हैं, तो फिर उन्होंने अभी अभी मिट्टी के नीचे किसे दफनाया है। और उससे भी डरावनी बात, अगर नीचे जो भी है वह अब भी जाग रहा है, तो क्या वह बाहर आने की कोशिश कर रहा है? उस शाम के बाद कब्रिस्तान के उस कोने के बारे में तरह तरह की बातें फैलती रहीं। कुछ लोगों ने कहा गम ने उन दोनों का दिमाग बिगाड़ दिया था। कुछ ने कहा बच्चा कभी मरा ही नहीं था, और किसी ने पहचान में भयानक भूल कर दी। लेकिन जो लोग उस कब्रिस्तान के रात वाले रखवाले को जानते थे, वे धीमे स्वर में एक और बात कहते थे कि कब्र नंबर 402 के पास कई रातों तक मिट्टी अजीब तरह से धंसी हुई मिलती रही, जैसे नीचे से कोई करवट बदलता रहा हो। और एक बार आधी रात के बाद चौकीदार ने साफ साफ सुना था किसी छोटे बच्चे जैसी आवाज, जो बंद मिट्टी के भीतर से बहुत धीरे कह रही थी, मॉम, यहां बहुत अंधेरा है। उसके बाद उस कब्र को दोबारा कभी नहीं खोला गया। कोई नहीं जानता कि उस दिन सच क्या था, कौन लौटा था, कौन नीचे छूट गया था, और कौन सी चीज दो दुनिया के बीच रास्ता भटककर वापस आ गई थी। लेकिन अगर आप कभी किसी पुराने कब्रिस्तान में जाइए और ताजा बनी कब्र के पास खड़े होकर आपको लगे कि जमीन के नीचे कुछ बहुत धीरे धीरे खरोच रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो वापस आता है वह वही नहीं होता जिसे आपने खोया था। और कभी कभी असली डर मौत में नहीं, दफनाई गई गलती में छिपा होता है।